युग में काव्यादर्श बदल गया। कवियों का विश्वबोध, उनकी जीवन दृष्टि और उनकी अनुभूति और अभिव्यंजना का रूप प्रकार सभी मौलिक रूप से बदल गए, जिससे ये कवि भी प्रभावित हुए, किंतु फिर भी छायावाद की मुख्य धारा में पुरानी धारा का पूरी तरह व्यवसान नहीं हो पाया। छायावाद गुम हम पहले कह चुके हैं कि छायावाद या स्वच्छतावाद की मूलवर्ती भावना आधुनिक औद्योगिक युग से प्रेरित व्यक्तिवाद है। इस वक्तव्य का पूरा अर्थ समझ लेना चाहिए। प्रारंभ में आचार्य हृदयवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे आलोचकों ने भी छायावादी कवियों पर पाश्चात्य कविता का अनुकरण करने का आरोप लगाया था। बाद में जब छायावादी कविता को मान्यता प्राप्त हो गई तो हिंदी आलोचकों ने ये स्वीकार कर लिया कि छायावादी कविता हमारे देश की राष्ट्रीय जानती की हलचल में ही पनपी और फली फूली है और इसकी मुख्य प्रेरणा राष्ट्रीय और सांस्कृतिक है। ये दूसरी स्थापना सत्य के अधिक समीप है, किंतु यही बात इतिवृत्तात्मक पद्धति के उन काव्यों के बारे में भी सत्य है जिनका विवेचन हर्षश्र भी कराए हैं। इसलिए इस बात को स्पष्ट समझ लेने की जरूरत है कि यदि हमारा देश पराधीन न होता और हमारे यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन की आवश्यकता न रही होती तो भी आधुनिक औद्योगिक समाज पूंजीवाद का विकास होते ही काव्य में स्वच्छतावादी भावना और व्यक्तिवाद की प्रवृत्ति मुखर हो उठती। इसलिए छायावादी कविता राष्ट्रीय आंदोलन या जागृति का सीधा परिणाम नहीं है, बल्कि पाश्चात्य अर्थव्यवस्था और संस्कृति से संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप हमारे देश और समाज के बाहरी और भीतरी जीवन में जो प्रत्यक्ष और परोक्ष परिवर्तन हो रहे थे, उन्होंने जिस तरह सामूहिक व्यवहार और कम के क्षेत्र में राष्ट्रीय एकता की भावना जगाई और राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरणा दी, उसी तरह सांस्कृतिक क्षेत्र में उसने स्वच्छतावाद की प्रवृत्ति को प्रेरणा दी। जिस तरह राष्ट्रीय जागृति और राष्ट्रीय आंदोलन हमारे बाह्य कर्म जीवन को समग्र रूप से संचालित करने लगा, उसी तरह स्वच्छतावादी प्रवृत्ति हमारे अंतरस्थ भावों और आकांक्षाओं को संचालित करने लगी। इस प्रकार राष्ट्रीय जागृति और स्वच्छतावादी प्रवृत्ति दोनों ही ने आधुनिक युग की सामान्य परिस्थितियों से जन्म लिया। राष्ट्रीय जागरण और आंदोलन की प्रेरणाएं सामयिक और बाध्य स्तर की होने के कारण अधिक बलवान होती हैं। उन पर समूचे देश का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास निर्भर करता है। इसलिए अधिक व्यापक और तलस्पर्शी होते हुए भी सांस्कृतिक भावना का रूप विन्यास राष्ट्रीय जागृति से प्रभावित होता है। इस दृष्टि से ही हम कह सकते हैं कि देश की प्राचीन संस्कृति और पाश्चात्य काव्य साहित्य के प्रभावों को ग्रहण करती हुई छायावादी कविता राष्ट्रीय जागरण के क्रोध में पनपी और फली फूली। व्यक्तिवाद अपने आप में बुरी चीज नहीं है, न यह असामाजिक भावना ही है, किंतु पाश्चात्य देशों के हासोन्मुखों पूंजीवाद के युग में व्यक्तिवाद की परिणति बहुधा ऐसी अहंवादी, स्वार्थ प्रेरित, आत्मकेंद्रित, असामाजिक और असंतुलित मनोवृत्तियों के रूप में हुई है कि किसी को व्यक्तिवादी कहना दुर्वंचन सा बन गया है। वस्तुतः दो विकासोन्मुखी पूंजीवाद के युग में व्यक्तिवाद मानव चेतना के एक अभिनव विकास की सूचना देता है। मध्यकालीन सामंती समाज में व्यक्ति के मनोभावों और व्यक्ति के अधिकारों का प्रश्न ही नहीं उठता था। कर्तव्यों की एक अटूट श्रृंखला में व्यक्ति का निरंतर बाह्य जीवन बंधा हुआ था। लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था में समाज संबंध इस एकतरफा भित्ति पर न हो खड़े रह सकते थे। व्यक्ति समाज की इकाई है, इन इकाइयों से मिलकर ही समाज बनता है। इसलिए समाज के प्रति व्यक्ति का कर्तव्य है तो व्यक्ति के प्रति भी समाज का कर्तव्य है, अन्यथा समानता का कोई अर्थ ही नहीं रहता। व्यक्तिवाद इस प्रकार एक सामाजिक आवश्यकता की चेतना का रूप लेकर ही पैदा हुआ। आगे चलकर पूंजीवादी समाज ने नए अप्रत्यक्ष पूंजी संबंध स्थापित करके व्यक्ति के आध्यात्मिक और भौतिक विकास के मार्ग वर्ग सीमित कर दिए और युग की स्वच्छतावादी भावना प्रतिक्रिया स्वरूप पूंजीवाद से द्रोह न करके सारे समाज और सामाजिकता से ही द्रोह कर बैठी। ये पूंजीवादी व्यवस्था की आंतरिक असंगतियों और हास की कहानी है, किंतु इससे व्यक्तित्व या व्यक्ति की सत्ता की स्वीकृति का प्रश्न अपनी संगति नहीं खो बैठता। हमारे देश में जिस समय व्यक्ति भावना का जन्म हुआ उस समय राष्ट्रीय चेतना का भी उदय हुआ। इसलिए व्यक्ति भावना का प्रारंभ से ही राष्ट्रीय आज्ञादी की भावना से गठबंधन हो गया और नई छायावादी कविता का व्यक्तिवाद असामाजिक पथों पर न भटकर राष्ट्रीय नवजीवन की उदात्त आकांक्षा का गंभीर वेदन लेकर मुखरित हुआ। रवींद्रनाथ ठाकुर हिंदी से पहले ही बंगला काव्य में स्वच्छतावाद की धारा प्रवाहित कर चुके थे, जिसने एक नई काव्यभूमि के विस्तृत सीमांत खोल दिए थे।
उनका व्यक्तिवाद स्वयं अपने पार्थिव जीवन के सुख दुख से ऊपर उठकर जाति, वर्ण, देश और समाज को सीमाओं को पार करता हुआ विश्व बंधुत्व और सानवी सीमाओं में असीम भौतिक और आध्यात्मिक विकास की संभावनाओं का दर्शन कर रहा था। उनकी गोचर में अगोचर की खोज और पार्थिव में दिव्य का अवतरण और प्राण प्रतिष्ठा करने की साधना मानव जीवन की अनंत संभावनाओं का सत्यान्वेषण करने का ही नैतिक प्रयास था। इन उदात्त भावनाओं और दार्शनिक चिंतन ने व्यक्तिगत अनुभूति का रूप धारण करके प्रगीतात्मक अभिव्यक्ति पाई, क्योंकि कवि का संवेदनशील व्यक्ति हृदय उस समय मानवता का स्वच्छ मुकुर बन गया था, जिसमें हमारे देश की ही नहीं मानव मात्र की आशाओं, आकांक्षाओं, सुख दुख और राग विराग का संपूर्ण वेदन प्रतिबिंबित हो रहा था। कवि बाह्य जीवन में से प्रतिनिधि चरित्रों का निर्माण किए बिना ही प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्भावों को छू सकता था, उन्हें अपनी संवेदना और अनुभूति का अंग बनाकर मार्मिक चित्रों की भाषा में अभिव्यक्ति दे सकता था। व्यक्ति हृदय या व्यक्ति चेतना समाज हृदय और समाज चेतना से भी एकात्म थी। इसलिए प्रारंभिक छायावादी कविता का रुदन रिंदन, व्यक्तिगत रुदन कंदन के साथ साथ रूढ़िबद्ध, पराधीन और संघर्षशील भारतीय समाज का ही रुदन क्रंदन था। कवि का में प्रत्येक प्रबुद्ध भारतवासी का में था। इस कारण कवि की विषयगत दृष्टि ने अपनी सूक्ष्माति सूक्ष्म अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए जो लाक्षणिक भाषा और अप्रस्तुत योजना शैली अपनाई, उसके संकेत और प्रतीक हर व्यक्ति के लिए सहज प्रेषणीय बन सके। छायावादी कवियों की भावनाएं यदि उनके विशिष्ट वैयक्तिक दुखों के रोने घोने तक ही सीमित रहती, उनके भाव यदि केवल आत्मकेंद्रित ही होते तो उनमें इतनी व्यापक प्रेषणीयता कदापि न आ पाती। निराला ने लिखा, मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह में शनली अपनाई देखा, एक दुखी निज भाई दुख की छाया पड़ी हृदय में कट उमड़ वेदनाएं। इससे स्पष्ट है कि व्यक्तिगत सुख दुखों की अपेक्षा अपने से अन्य के सुख दुखों को अनुभूति ने ही नए कवियों के भाव प्रवण और कल्पनाशील हृदयों को स्वच्छतावाद की ओर प्रवृत्त किया। प्रारंभ में हिंदी के प्रमुख आलोचक छायावादी कविता के इस युगीन रूप को न पहचान सके, यद्यपि हिंदी पाठकों में ये कविताएं लोकप्रिय होती जा रही थीं। बाबू मैथिलीशरण गुप्त, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडेय और पंडित बद्रीनाथ भट्ट ने छायावादी युग से पहले कुछ गीतात्मक रचनाएं की थीं और उनमें कहीं कहीं रहस्य भावना की पुट भी दी थी, लेकिन इन रचनाओं के भाव संस्कार पुराने और धार्मिक ही थे। यहाँ तक तो उस युग के आलोचकों को सह्य था, लेकिन हिंदी काव्य परंपरा विहित मार्ग को छोड़कर नितांत नई भाषा, पद्धति और अर्थ भूमि की सृष्टि करने लगे। ये उनके शास्त्र शान और पूर्वग्रहों को तोइत चुनौती थी, जिसके लिए वे तैयार न थे। सन 1613 में रविन्द्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तब से कम उन पर सीधे आक्रमण करने का साहस आलोचकों को नहीं रहा था, यद्यपि उनकी कविता को वे किसी पूर्व परिचित शास्त्रोक्त परिपाटी के अंदर रखकर समझ सकने में असमर्थ थे। हिंदी आलोचकों ने इस कारण रविन्द्रनाथ और उनकी कविता के प्रति एक आक्रोशपूर्ण उदासीनता का भाव अपना रखा था। वे नहीं चाहते थे कि बंगला काव्य को रवि बाबू जिन अनजाने पथों पर घसीटे ले जा रहे थे उन पर हिंदी के उदीयमान कवि भी भगक जाएं। इसलिए जब निराला और पंत की कविताएं पतन पत्रिकाओं में छुपने लगो तो हिंदी आलोचकों ने उनका जमकर विरोध किया। स्वयं आचार्य द्विवेदी ने इस विरोध की शुरुआत की और बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इस नई धारा के विरुद्ध पर्याप्त लिखा। केवल अपने अंतिम दिनों में ही उन्होंने स्वीकार किया कि छायावाद की शाखा के भीतर धीरे धीरे काव्य शैली का बहुत अच्छा विकास हुआ। इसमें संदेह नहीं। इसमें भावावेश की आकुल व्यंजनान, लाक्षणिक वैचित्र्य, मूर्त प्रत्यक्षीकरण, भाषा की वक्रता, विरोध, चमत्कार, कोमल पद विन्यास इत्यादि काव्य का स्वरूप संगठित करने वाली प्रचुर सामग्री दिखाई पड़ी। छायावादी कविता के विरोध में खीरनाथ और पाश्चात्य स्वच्छतावादी कवियों के अनुकरण का आरोप तो लगाया ही जाता था, किंतु द्विवेदी जी का मुख्य आरोप ये था कि इस कविता में प्रासादिकता नहीं है। वे प्रासादिकता या प्रेषणीयता को काव्य का प्रधान गुण मानते थे। आचार्य शुक्ल का विरोध इन बातों के अतिरिक्त इस बात को लेकर भी था कि छायावादी कवि काव्य वस्तु को संकीर्ण बनाकर केवल अप्रस्तुतों की योजना करने और लाक्षणिक मूर्तिमता और विचित्रता लाने की ओर ही प्रवृत्त हैं और प्रेम क्षेत्र के भीतर ही प्रकांड, वेदना, औत्सुक्य, उन्माद आदि की व्यंजना करते हैं, जो रीतिकालीन गारी कविता का ही कुछ अदब बदल कर प्रत्यावर्तन है।
प्रासादिकता या प्रेषणीयता के संबंध में हम कह चुके हैं कि छायावादी कविताएं धीरे धीरे लोकप्रिय होती जा रही थीं क्योंकि युग चेतना का प्रवाह उनके अनुकूल था। रही प्रेम क्षेत्र के भीतर ही अधिकतर छायावादी काव्य के सीमित रहने की बात, तो इस संबंध में हमें ये कहना है कि आदिकाल से स्त्री और पुरुष का प्रेम संबंध काव्य, कला और साहित्य की विषय वस्तु बनता आया है, इसलिए नहीं कि महान कवि और कलाकार विलासी और तारांकन गारी मनोधृति के व्यक्ति थे, बल्कि इसलिए कि मानव संबंधों में प्रेम का संबंध न केवल सर्वोच्च है, बल्कि मनुष्य की उच्चतम नैतिक भावना, परदुख कातरता, सौहार्द और सहृदयता की सबसे बड़ी कसौटी भी है। नर नारी के प्रेम संबंधों को काव्य कला में रूपायित करने का अर्थ है मनुष्य की उच्चतम उदात्त भावनाओं, आशाओं, कंचताओं और तत्कालीन सामाजिक जीवन को रूपायित करना। ये सामाजिक जीवन या तत्कालीन समाज संबंध व्यक्ति और उसके माध्यम से मानव समाज की प्रगति में सहायक या बाधक हैं। इसका मार्मिक प्रतिबिंब उस समाज के नर नारी के प्रेम संबंधों और नैतिक धारणाओं, रूढ़ियों और सामाजिक आचरण में मिलता है। इसलिए अधिकतर प्रेम गीत लिखने के कारण ही छायावादी कवियों पर शगारी होने या नाता अर्थ भूमियों पर काव्य का प्रसार रोक देने का लांछन लगाना असंगत था। छायावादी कविता के तथाकथित प्रेम गीत वस्तुतः सामंतकालीन रूढ़िन जज्र व्यवस्था, नैतिकता और मानव संबंधों के विरुद्ध असंतोष और विद्रोह के गीत हैं और मानव संबंधों को अधिक व्यापक मानवीय आधार पर संगठित करने की युगीन आकांक्षा के प्रतिनिधि हैं। हिंदी आलोचकों के इस विरोध का एक शुभ परिणाम भी निकला। वर्ड्सवर्थ और शैली की तरह छायावादी कथीमी स्वयं अपनी कविता के प्रवक्ता बने। अपने कविता संग्रहों की भूमिकाओं में उन्होंने कविता के संबंध में जिन नए व्याख्या सूत्रों की उद्भावना की, वे परंपरागत शास्त्रीय व्याख्याओं से भिन्न थे। यद्यपि इन व्याख्याओं का मूलभूत दार्शनिक आधार आदर्शवाद था, भौतिकवाद नहीं, जिसके कारण उन्होंने सामान्यतः काव्य को मनुष्य के क्षेत्र कार्य व्यापारों से भिन्न एक असाधारण, लोकोत्तर एवं आध्यात्मिक सजन क्रिया के रूप में देखा, किंतु फिर भी उन्होंने जीवन और यथा से उसका अविच्छेद संबंध भी स्वीकार किया। किसी देश या जाति का मुक्ति प्रयास, उसकी सत्य और सौंदर्य निष्ठा उसके काव्य में प्रतिबिंबित होती है। अनुभूति और अभिव्यंजना दो पृथक क्रियाएं नहीं हैं, बल्कि व्यंजना वस्तुतः अनुभूति में प्रतिभा का स्वयं परिणाम है। मन के संकल्प और विकल्प, इन दोनों रूपों में से यदि विज्ञान विकल्प विश्लेषण तक प्रयोग परीक्षा द्वारा वस्तु सत्य को जानने की चेष्टा करता है, तो कविता मन की संकल्पा वमक अनुभूति द्वारा वस्तु सत्य को जानने की चेष्टा करती है। जड़ से चेतन का, बाह्य जगत से अंतर्जनत का संबंध कराती है और इस प्रकार मनुष्य की समष्टिगत चेतना और सौंदर्यानुभूति की जागरूक करके व्यापक और गहरा बनाती है। सत्य, शिव और सुंदर केवल वैयक्तिक आदर नहीं है, बल्कि कविता के सामाजिक श्रेय और प्रेम का व्यापक जीवन सत्य से ग्रंथि बंधन करा के आदर्श और यथार्थ बुद्धि और भाव, व्यक्ति और समाज के समन्वित और समंजस विकास के आदर्श हैं। इन और इतर ऐसी ही अनेक मार्मिक तथा दार्शनिक स्थापनाओं द्वारा छायावादी कवियों ने एक नए काव्य आदर्श, नए सौंदर्य और जीवन मूल्यों का प्रतिपादन किया और साहित्य के नए प्रतिमान स्थिर किए। पुराने काव्यानुशासनों से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने काव्य भाषा, क्षुद्र अलंकार, वस्तु विन्यास, मूर्ति विधान और अभिव्यंजना शैली में शतशः प्रयोग किए। तुकांत, अतुकांत, मुक्त, क्षुद्र, विषम चरण बंध आदि सभी का नियोजन किया और सीधी सादी भाव संवलित भाषा से लेकर लाक्षणिक और अप्रस्तुत विधानों से युक्त चित्रमयी भाषा तक का प्रयोग भी किया। प्रगीत, खंड काव्य और प्रबंध काव्य भी लिखे और वीर गीति, संबोध गीति, शोक गीति, व्यंग्य गीति आदि काव्य के अन्य रूप विधानों का भी प्रयोग किया। छायावादी कवियों का भाषा और क्षुद्र प्रयोग केवल बुद्धि विलास, वचन भंगिमा, कौशल या कौतुक वृत्ति से प्रेरित नहीं रहा, बल्कि उनकी कविता में भाषा भावों का अनुसरण करते दिखती है और अभिव्यंजना अनुभूति का। ये ठीक है कि छायावादी कविता विषयी प्रधान, सब्जेक्टिव है और बहिर्जनगत और जीवन की समस्याएं कवि विशेष की व्यक्तिगत अनुभूतियों के रंग में रंगी हुई प्रतिबिंबित हुई हैं, किंतु इसका ये परिणाम भी हुआ है कि छायावादी कविता में काव्य बाह्य वस्तु, इतिवृत्तात्मक चित्र, प्रकृति, यथार्थ्य दृश्य और वर्णन घुसकर विक्षेप नहीं उपस्थित करते और प्रत्येक कविता एक सुशस्खलित और अखंडित भाव इकाई की रूप सृष्टि करती है। इसका ये तात्पर्य नहीं कि छायावादी कविता एक ही प्रकार की भाव संवेदना या दृष्टिकोश की कविता है। समग्र रूप से
छायावादी कविता में विविध भाव, संवेदनाओं और दृष्टिकोणों की अभिव्यंजना हुई है। एक ही कवि की भिन्न भिन्न कविताओं में उल्लास, उत्साह, निराशा और अवसाद से पूर्ण वैयक्तिक अनुभूतियों की विवृति देखने को मिलती है। प्राचीन वेदांत दर्शन, बौद्ध दर्शन, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, महात्मा गांधी, मार्क्स और अरविंद के दार्शनिक विचारों और सिद्धांतों का उनके आत्मचिंतन पर प्रभाव पड़ा है। बहिर्जनगत और जीवन की समस्याओं की कवियों के मानस में जब जैसी प्रतिक्रिया हुई है, अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियों के माध्यम से ही उन्होंने बाह्यजगत और जीवन के व्यापारों को प्रतिबिंबित किया है। इसलिए यद्यपि उनकी वाणी में मनुष्य की महिमा का उद्घोष है, रूढ़िग्रस्त समाज के बंधनों और मनुष्य के शोषण उत्पीड़न के विरुद्ध एक नैतिक और न्यायपरक भावना का मार्मिक प्रतिवाद है और समाज के अधिकार वंचित प्राणियों के प्रति सहज करुणा और सहानुभूति की उदात्त भावना है, तो भी कहीं कहीं घोर नैराश्य, मराव और आत्मा पीड़क चीत्कार भी है, जो अपने निबिड़ आवेग में उनके आधारभूत मानववाद को समाजद्रोही भावनाओं से तिमिराच्छुन कर लेता है। किंतु ऐसी हास्योन्मुखी प्रवृत्तियां सन 35 के बाद ही अधिक मुखर हुई और कुछ विशेष कवियों में ही, नहीं तो प्रसाद, निराला, पंत जैसे अग्रणी कवियों की सहज प्रवृत्ति सामान्यतः अपने व्यक्तिगत सुख दुखों को वाणी न देकर उनसे ऊपर उठने की ओर ही रही है। हमने प्रथम महायुद्ध की समाप्ति से दूसरे महायुद्ध के आरंभ काल तक छायावाद युग की व्याप्ति मानी है, किंतु इस तरह के निश्चित काल निर्णय केवल सुविधा की दृष्टि से ही संगत समझने चाहिए। साहित्य की किसी प्रवृत्ति का आदि और अंत किसी निश्चित तारीख से बांध देना अत्यंत कठिन काम है। इसलिए यह न समझ लेना चाहिए कि युद्ध की समाप्ति पर सन 18 में सहसा छायावादी काव्यधारा फूट पड़ी और दूसरा महायुद्ध शुरू होते ही सन 1636 में हठात विलीन हो गई। छायावादी कविताएं सन 1618 से पहले ही शुरू हो गई थीं और सन 1636 के बाद भी होती रहीं। सच तो यह है कि अब भी रची जा रही हैं। इसलिए इस निश्चित काल अवधि का तात्पर्य केवल इतना है, उस बीच छायावाद ही हिंदी कविता की मुख्य धारा थी, तत्वतों या पार्श्ववर्ती धारा नहीं, बल्कि मध्य की मुख्य धारा। छायावाद के आरंभिक उत्थान में 3 युगावतारी प्रतिमा के कवि सामने आए, प्रसाद, निराला और पंत। जयशंकर प्रसाद संशय 8-6-1-6-3-7-6-0 को हिंदी में छायावादी कविता का प्रवर्तक कहा जाता है। सन 1613 से पहले प्रसाद जी ब्रजभाषा में ही कविताएं लिखा करते थे और उनकी ब्रज कविताओं का संग्रह चित्राधार के नाम से प्रकाशित हुआ था। फिर खड़ी बोली में कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, करुणालय, गीतिनाथ्य और द्रैमपथिक प्रकाशित हुए। इन कविताओं में गीति काव्य और बंगला कविताओं के ढंग की तुकांत पदावली की ओर उनकी प्रवृत्ति का आमास तो मिलता है, लेकिन इनमें अभी छायावाद का रूप नहीं झलका था, न विशेष नवीनता ही थी। भारतेंदुकालीन पंडित अंबिकादत्त व्यास और बाद में श्रीधर पाठक इस तरह की तुकांत स्वनाएं पहले ही कर चुके थे। साथ ही बाबू मैथिली शरण गुप्त, बद्रीनाथ भट्ट और मुकुटधर पांडे की इस काल की गीतात्मक स्वनाएं अपेक्षया अधिक नई पद्धति की थीं। उनमें चित्रमयी भाषा का प्रयोग भी था और भावना भी स्वच्छुदतावाद के अधिक निकट थी। प्रसाद जी ने भी पीछे नई पद्धति अपनाई और सन 1618 में उनकी 24 कविताओं का संग्रह मरना के नाम से प्रकाशित हुआ। भरना की कविताओं को छायावाद की दिशा में उनका पहला प्रयास ही समझना चाहिए। उनमें न प्रौढ़ता थी, न कोई विशिष्ट नया स्वर ही, जो उस समय की प्रचलित कविताओं से उन्हें अन्यतम बना देता। इसीलिए 4 जयशंकर असराद की रचनाएं कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, करुणालय, प्रैस्पदिक, मरना, आंसू, लहर और कामायनी महाकाव्य हिंदी कविता का विकास 71 संभवतः सन 1627 में रीना का दूसरा संस्करण निकला, जिसमें 31 नई कविताएं जोड़ी गईं, जिनमें छायावादी काव्य वस्तु और शैली की विशेषताएं थीं। स्मरण रहे कि इसके पूर्व ही पंत की बीना, अंथी और पल्लव प्रकाशित हो चुके थे और निराला जी की स्फुट कविताएं भी पत्र पत्रिकाओं में छुपने लगी थी और छायावादी कविता अपने पूर्ण उन्मेष को प्राप्त करके हिंदी जगत में एक युगांतर उपस्थित कर चुकी थी। प्रसाद जी की पहली प्रोद स्वना आंसू है, जो सन 1631 में प्रकाशित हुई। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक महान छायावादी कवि के रूप में प्रसाद जी का विकास पंत और निराला की अपेक्षा धीरे धीरे लगभग 15 वर्ष की साधना लेकर हुआ।
छायावादी कविता के प्रारंभिक इतिहास में जिस तरह पंत का, पल्लव और निराला के, परिमल का विशिष्ट स्थान है, उसी तरह उसके विकास और अंततः हास के इतिहास में आंसू का भी विशिष्ट स्थान है। आंसू की रचना उन दिनों हुई थी जब देश में राष्ट्रीय आंदोलन का जोर था, किंतु पूंजीवादी संसार एक भयंकर आर्थिक संकट में फंसा हुआ था और उस संकट से बाहर निकलने का सशस्त्रीकरण और युद्ध का मार्ग अपनाए और उसे और कोई मार्ग न सूफता था। इस आर्थिक संकट ने भारतीय जनता और भारतीय उद्योग धंधों को भी अपनी लपेट में लेकर एक निराशा, अनिश्चितता और क्षोभ का वातावरण पैदा कर दिया था। सन 30-32 का राष्ट्रीय आंदोलन इस ज्ञों का परिणाम था, किंतु प्रसाद के आंसू ने निराशा और अनिश्चितता को अत्यंत मार्मिकता के साथ प्रतिबिंबित किया। निराशावाद और नियतिवाद का गहरा अवसाद इसमें व्यक्त हुआ, जिसने महादेवी जी के चिरमिन पीड़ावाद, बच्चन के हालावाद और अंचल के भोगवाद की आत्मकेंद्रित और अहंवादी प्रवृत्तियों को प्रेरित किया। आंसू में प्रसाद जी ने प्रेम वेदना को दिव्यता से मंडित कर दिया है, जिसकी गोद में सुख दुख दोनों पलते हैं। सामाजिक चेतना और सामाजिक उद्योग का तिरस्कार इस कविता में दिखता है, क्योंकि विस्मृति या चेतना शून्यता की महारात्रि में ही वास्तविक मिलन सुख और कल्याण वर्षा की संभावना कल्पित की गई है। चेतना लहरन उठेगी, जीवन समुद्र थिर होगा, संध्या हो से प्रलय की विच्छेद मिलन फिर होगा। अपने अगले कविता संग्रह लहर में प्रसाद जी ने विविध अर्थभूमियों पर अपनी कल्पना को दौड़ाया। इसकी कविताओं में कहीं आनंदवाद की कलक मिलती है, तो कहीं अज्ञात प्रियतम से रहस्यमय अभिसार के चित्र हैं, कहीं सजीले स्वप्नों से अतृप्ति को मिटाने का प्रयास है, तो कहीं ब्रह्मगला का बीती विभावरी जागरी का आह्वान है, और कहीं अब जागो जीवन की ग्रमात की कामना है। किंतु समग्र रूप से अधीरता, वेदना और निराशा का स्वर इन कविताओं में भी प्रधान है। लहर के बाद सन 1635 में कामायनी प्रकाशित हुई। ये छायावाद युग का महाकाव्य है, क्योंकि इसमें एक उदात्त आदर्शवादी स्तर पर व्यक्तिवाद की अंतिम परिणति देखने को मिलती है। कामायनी की कथा एक पौराणिक वृत्त पर आधारित है, किंतु ये वृत्त तो एक रूपक है जिसके माध्यम से प्रसाद जी ने मनुष्य के बौद्धिक और भावना तमक विकास और आधुनिक जीवन के आंतरिक वैषम्य की वास्तविकता को ही चित्रमयी भाषा में प्रतिबिंबित करने का विराट आयोजन किया है। काव्य के मुख्य पात्र मनु, एड़ा और श्रद्धा पौराणिक से अधिक प्रतीकात्मक व्यक्ति हैं। मनु आज के आत्मचेतन व्यक्तिवादी व्यक्ति के प्रतीक हैं। एड़ा आधुनिक पूंजीवादी समाज के वर्गमेद और शोषण की मान्यताओं पर आधारित बुद्धि तत्व की प्रतीक है, और श्रद्धा मनुष्य की सहज मानवीय भावनाओं, नैतिक मूल्यों और सौहार्दता से युक्त मानव हृदय के आस्थाशील श्रद्धा तत्व की प्रतीक है। इन तीन पात्रों के माध्यम से प्रसाद जी ने आधुनिक पूंजीवाद प्रणीत सभ्यता और उसके समस्त अंतर्विरोधों और असंगतियों का ऊहापोह विवेचन किया है। प्रसाद जी ने जिस समय कामायनी की रचना की, उस समय गांधी जी के नेतृत्व में चलने वाले राष्ट्रीय आंदोलन ने देश के हर वर्ग में स्वतंत्रता और भावी राष्ट्र निर्माण के स्वप्न जगा दिए थे, लेकिन प्रसाद जी ने इस आदर्शवाद और उमंग की लहर से अप्रभावित रहकर उस समाज की आधारभूत मान्यताओं को जांचने परखने का साहसपूर्ण प्रयास किया, जिसका निर्माण करने के लिए ये सपने जगे थे। भारतीय विचारधारा में बुद्धि और हृदय तत्वों के परस्पर विरोध और द्वैत की धारणा प्राचीन और रूढ़ थी। बुद्धि यदि ज्ञान विज्ञान समयता निर्मूल में योग देती है, तो मनुष्य में वर्गमेद, मानव शोषण, निरंकुशता, सत्ता मद और अहंकार भी पैदा करती है, और इस प्रकार मनुष्य को मानवीयता से दूर खींच ले जाती है। बुद्धि प्रणीत सभ्यता योग्यतम की विजय की क्रस्वार्थपरता के अमानवीय सिद्धांत पर टिकी है। इसीलिए इस द्वैत की धारणा में श्रद्धा या मनुष्य की हार्दिकता, सहानुभूतिशीलता के प्रति भारतीय मानस और तत्वचिंतन का विशेष आग्रह और अनुराग रहा है। साधारणतया मनुष्य तत्सामयिक स्थिति को ही चिरमिन समझ लेता है, कम से कम उस समय जबकि उस स्थिति में मौलिक परिवर्तन की संभावनाओं का ज्ञान उसे न हो जाता। इसलिए प्रसाद जी को एड़ानिर्मित आधुनिक पूंजीवादी सभ्यता नए विकास की संभावनाओं के अभाव में चिरंतन ही दिखाई दी और उनका संवेदनशील हृदय उससे विद्रोह कर बैठा। इस विद्रोह का सहज प्राप्य अस्त्र बनी श्रद्धा। बुद्धि का तिरस्कार और श्रद्धा का ग्रहण ही उन्हें आधुनिक वर्ग समाज के अभिशापों से मुक्ति का एकमात्र मार्ग समझ में आया। ये प्रत्यावर्तन और पलायन का मार्ग भी है और पूंजीवादी समाज में व्यक्तिवाद की असामाजिक परिणति का भी।
मनु ने श्रद्धा का त्याग करके इरा की सहायता से जिस सम्यता का निर्माण किया वह अपनी समस्त श्री संपन्नता के बावजूद हवासग्रस्त हो गई, क्योंकि उसमें वर्गमेद, आतंक दमन, सत्तावाद, शोषण, दारिद्र्य, कृत्रिमता और अहंवाद का बोलबाला हो गया। इस सम्यता का ध्वंस होने पर मनु का हृदय पुनः श्रद्धा को ओर अप्त हुआ। श्रद्धा उन्हें इस धरती के जनरब, वैषम्य, वर्गमेद और अहमन्यता के दूषित वातावरण से दूर कैलाश पर्वत के समरस और सामंजस्यपूर्ण आनंद लोक में ले जाती है। इस प्रकार अंततः बुद्धि का तिरस्कार और श्रद्धा का स्वीकार प्रसाद जी की वैचारिक स्तर पर उस द्वैत धारणा का ही परिणाम है जिसका हमने उल्लेख किया है। व्यक्तिवाद की इस समाजद्रोही परिणति के बावजूद कामायनी का विराट रूपक वर्तमान पूंजीवादी समाज की वास्तविकता और अंतर्विरोधों को इतनी सजीव मूर्तता और गहराई से प्रतिबिंबित करता है कि वह इस युग का प्रतिनिधि महाकाव्य बन गया। पूंजीवाद की शापग्रस्त सभ्यता से मुक्ति पाने का वे कोई सामाजिक आदर्श उपस्थित नहीं कर पाए, लेकिन ये सम्यता शापग्रस्त है और इसका हास अनिवार्य है। एक अंतर्कथा की तरह इसका मार्मिक चित्रांकन करने में वे सफल हुए। इससे आगे की जो इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक यहाँ मतलब अभी तक के लिए यहाँ तक आप पढ़ लीजिए। शुक्रिया।